आज हम विज्ञान के 11वें अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आंखों के दोष के बारे में। आंखों में दो तरह के दोष होते हैं, एक निकटदृष्टि दोष और एक दूरदृष्टि दोष। मुख्य रूप से दो होते हैं, बाकी एक और जरा दृष्टि दोष भी होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इसे टकराकर प्रकाश क्या हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये आंखों में प्रकाश प्रवेश करने के बाद इसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बनता है तो हमें वस्तु क्या होती है, क्लियर दिखाई देती है। बाकी वो वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। आँख के इस भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी, उसका प्रकाश टकरा के आया, आँख में प्रवेश किया, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया, तो हमें वस्तु क्लियर दिखाई देगी। अब इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये किसी वस्तु से प्रकाश आ रहा था, उसके बाद ये आँख में गया, फिर क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, उससे क्या होता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो क्या होगा, वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगी। इस दोष के निवारण के लिए अपन क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में कम मोटा तथा किनारों पर ज़्यादा मोटा होता है, इस तरह का अवतल लेंस होता है। ये क्या करता है, दूर से आने वाली किरणों को क्या करता है, फैला देता है, जिससे क्या होगा, किरणें फैल जाएगी, किरणें आगे जाके फैल जाएगी, फिर क्या होगा, प्रतिबिंब जो पास में बन रहा था वो कहाँ बन जाएगा, दूर की तरफ बन जाएगा। इससे वापस क्या होगा, अवतल लेंस लगाने से वो वस्तु वापस क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। इसलिए क्या, इसका नाम क्या पड़ गया, निकट दृष्टि दोष। क्यों पड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, पहले से बन निकट में बन गया प्रतिबिंब, इसलिए इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को एक और नाम दिया गया है, अवतल लेंस इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसमें क्या, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु इसमें साफ नहीं दिखाई देती है। ये क्लियर है। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा, इससे वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। इस दोष के निवारण के लिए अपन क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा, जिससे वापस प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा, जिससे वस्तु क्लियर दिखाई देगी। तथा इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसे बगला दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष। वापिस वहीं कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसे टकराकर प्रकाश आएगा, वो प्रकाश का प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बनेगा तो वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी, बाकी वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब किसी वस्तु से प्रकाश आ रहा था, उसके बाद आंखों में प्रवेश करने के बाद यह प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन गया, तो वस्तु कैसी होगी, दिखाई नहीं देगी। देखो, अब यह आंख में प्रवेश करने के बाद क्या है, दूर प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, पीछे की तरफ, दूर की तरफ बना रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। अब हमें उस वस्तु को देखने के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब को कहाँ बनाना पड़ेगा, रेटिना पे बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आँख के आगे उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, देखो, उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों पे पतला तथा बीच में मोटा होता है, इस तरह का उत्तल लेंस होता है। ये एक प्रकाश की किरण आ रही थी, अब क्या होगा, ये किरणों को क्या करेगा, एक जगह एकत्रित करेगा, यानी किरणों को समेटने का काम करेगा। कौन करेगा, उत्तल लेंस। इसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस, उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस दोनों एक ही बात है। अब एक इसमें क्या था, प्रतिबिंब पीछे की तरफ, दूर की तरफ बन रहा था, मतलब किरणें क्या थी, दूर की तरफ प्रतिबिंब बना रही थी। अब क्या होगा, इसमें अपन उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा, किरणें को एकत्रित करने का काम करेगा, किरणें एकत्रित हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, वापस इसी प्रति रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगी, जिससे क्या होगा, हमें वस्तु वापस वो साफ दिखाई देने लग जाएगी। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे की तरफ, दूर की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तथा इस दोष के निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं।
देखो यहाँ पे नाम दीर्घ दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है इसमें। नाम क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष, लेकिन इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ये नाम तो केवल इस प्रतिबिंब के हिसाब से इसका नाम पड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दूर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। बाकी इसमें ये होता है, इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तथा इस दोष के निवारण के लिए अपन उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो इसके आधार पे क्या होता है, नंबर के चश्मे बनते हैं। जैसे कि उसके कितने प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है, उसके कितने ज़्यादा नंबर होंगे, फिर नंबर के आधार पर प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब नंबर के आधार पर क्या चश्मे बनेंगे, फिर वापस चश्मे बनेंगे, मतलब उत्तल लेंस उतनी मोटाई का होगा, उतनी मोटाई का होगा, वापस प्रतिबिंब का बनेगा, रेटिना पे बनाएगा। इसलिए क्या सबके अलग अलग नंबर होते हैं। कहने का मतलब जिसके प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है उसमें उत्तल लेंस मोटा लगाएंगे, जिससे वापस किरणें एकत्रित होकर रेटिना पे बन जाए। जिसके नंबर कम है, मतलब प्रतिबिंब इसके पास में बन रहा है, उसको वापस प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने के लिए कम मोटाई का उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। इसके आगे एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ दे रखी है कि कुछ भी वस्तु को साफ देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, जिससे कि आंखों पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। मतलब 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसके आगे एक और दोष है आंख का, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, कोई अधिक आयु का व्यक्ति हो जाता है, उसे क्या होता है, पास में रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती है। उसे कौन सा दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए अपन क्या करते हैं? द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं। ये लेंस कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस, इसे मिलकर क्या कहेंगे? द्विफोक्सी द्विफोक्सी लेंस। देखो ये किस तरह के चश्मे होते हैं? अधिक आयु की उम्र के लोगों के आपने चश्मे देखे होंगे। चश्मे होते हैं ऊपर की तरफ कैसे होते हैं? कांच अवतल लेंस की तरफ होते हैं, मतलब किनारों पे मोटे होते हैं, बीच में कैसे होते हैं? पतले। और नीचे की तरफ कांच कैसे होते हैं? उत्तल लेंस जैसे होते हैं, उत्तल लेंस जैसे होते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ कांच उत्तल लेंस जैसे होते हैं आँख में, चश्मे में, जिससे कुछ भी बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पास की वस्तु देखने के लिए तो आंखों को झुका कर देखते हैं, लेकिन दूर की वस्तु देखने के लिए सामने देखते हैं, मतलब आंखों को उठा के देखते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु और दूर की वस्तु भी क्या होती है? साफ नहीं दिखाई देती है। यह मुख्य अधिक उम्र के लोगों में होता है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होगा, उत्तल लेंस भी होंगे और अवतल लेंस भी होगा। इसके बाद अब अगला टॉपिक आता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसमें क्या होगा, अपन एक कांच का एक प्रिज्म लेंगे। प्रिज्म कैसा होता है? कांच का ऐसे शेप होता है, त्रिभुज के आकार का, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है। ये श्वेत प्रकाश कैसे होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सातों रंग मिलके क्या बनाते हैं? श्वेत प्रकाश। सातों रंग जब मिल जाते हैं तब कौन सा प्रकाश बन जाता है? श्वेत कलर का प्रकाश बन जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसमें एक चित्र दिया गया है। इसमें क्या होगा, एक श्वेत प्रकाश की किरण आ रही थी, उसको प्रिज्म से गुजारने पर क्या होगा, अपन पर्दे पर देखेंगे तो 7 रंग हमें मिलेंगे। देखो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म, ये प्रिज्म है, इसमें श्वेत किरण आ रही थी, उसके बाद क्या, प्रिज्म से गुजारने पर ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अपन ने प्रिज्म लिया, अपन एक प्रिज्म लेंगे, उसके बाद श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, फिर ये किरण अपवर्तित होगी, फिर अपवर्तित, फिर निर्गत किरण हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, इस पे एक पर्दा लेंगे, पर्दे पर क्या होंगे, 7 रंग हमें मिल जाएंगे, इसे क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण कहो या फिर क्या कहो, वर्ण विक्षेपण, दोनों एक ही बात है।
अब जो हमें श्वेत प्रकाश के 7 रंग मिलते हैं, ये सातों एक निश्चित क्रम में होते हैं, जिसका क्रम है विबग्योर। जो नीचे की तरफ से चालू होता है VIBGY OR। 7 रंगों का क्रम कौन सा है? विबग्योर, VIBGY OR। इसमें V का मतलब है वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट यानी बैंगनी। फिर इंडिगो, I मतलब इंडिगो, जामुनी। B यानी ब्लू, नीला। ग्रीन, हरा। Y येलो, पीला। उसके बाद अगला कलर है ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी। उसके बाद अगला कलर होगा रेड, रेड कौन सा हो जाएगा? लाल। तो इन सातों रंगों का क्रम कौन सा है? विबग्योर, VIBGY OR। सातों रंग याद करने की ये ट्रिक हो जाएगी विबग्योर। ये सातों रंग यहाँ पे दिए हुए हैं। अतः श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन सातों रंगों का क्रम होगा विबग्योर, विबग्योर जिसमें सातों रंग लिखे हुए हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ऑरेंज। अब इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट है वायुमंडलीय अपवर्तन। उससे पहले हम अपवर्तन को समझेंगे। अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसमें मुख्य होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है? मान लो कोई भी प्रकाश की किरण है, वो हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे किरण हवा से आई, फिर क्या हुआ? पानी में प्रवेश की, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी। मतलब पहले हवा था माध्यम, अब क्या हो गया? पानी माध्यम हो गया। अब इसमें प्रवेश करने के बाद क्या होगा? ये किरण इस तरह आ रही थी, आगे इस तरह नहीं जाएगी, फिर क्या होगा? ये थोड़ा मार्ग में विक्षेपित हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण होता है। अब अपन टॉपिक देखते हैं इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन। मतलब कहने का मतलब हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब जो वायुमंडल में अपवर्तन होगा उसे कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। इसमें पहला पॉइंट है तारों का टिमटिमाना। मतलब जो तारे होते हैं वो टिमटिम वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, वो एक जैसे प्रकाश देते रहते हैं, लेकिन हमें कैसे तारे कैसे दिखाई देते हैं? रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किस कारण होता है? चलिए आइए इसको देखते हैं। मान लो कोई भी तारा है, वो उसका तारों का प्रकाश आ रहा है। तारों का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने से पहले क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारी हवा की परतें होती है, तो हवा की परतों से उसको क्या करना पड़ता है? ये मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ये तारों को देख रहा है, तो तारों का प्रकाश आ रहा था पृथ्वी तक, उससे पहले तार के प्रकाश को वायुमंडल में बहुत सारी परतों से गुजरना पड़ता है। तो वायुमंडल परतों से गुजरता है, फिर क्या होता है? उसका मार्ग में हर जगह अपवर्तन होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है, और अपवर्तन होने के बाद हमारी आंख में वो प्रकाश प्रवेश करता है। अब मान लो मार्ग में क्या है? वायुमंडल की परतें क्या होती है? हिलती रहती है, एक दूसरे की कैसी होती है? चलायमान होती है, कभी ज़्यादा दाब हो गया, कभी कम दाब हो गया, एक दूसरे की कैसी होती है? बदलती रहती है। तो हमें जो प्रकाश आने वाली किरण थी, उसका मार्ग कैसा होता है? हर बार बदलता रहता है, यानी वो एक पल गायब होता रहेगा, एक पल दिखाई देता रहेगा। इस कारण क्या होगा? हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें पूरी चीज इस लिख रखी है, जैसे कि प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही थी, ये तारा तारा से क्या है? किरण प्रकाश निकल रहा था, फिर ये हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा था, वापिस ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, वायुमंडल बहुत सारी परतों से गुजरने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो गया, वापिस अपने आँख को ऐसा लगेगा, इसको पीछे की तरफ झुकाने पर मतलब ये तारा यहाँ पे। अब जैसे ही वायुमंडल की परतों में हलचल होगी, वापिस इसकी स्थिति बदल जाएगी, वापिस ये यहाँ पे लग जाएगा, वापिस ये यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा अग्रिम सूर्योदय। अब बिंदु है हमारा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसमें क्या होता है?
जैसे कि वास्तव में हमें क्या होता है, जो सूर्य उदय होता है सुबह के समय, तो सूर्य उदय होने से पहले हमें क्या होता है, सूर्य दिखाई देने लग जाता है, तथा सूर्य अस्त होने के बाद भी क्या होता है, हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसको आइए हम समझते हैं। मान लो ये कोई पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पे पृथ्वी पे खड़ा कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वायुमंडल की परतें हैं, बहुत सारे वायु की परतें हैं। अब सूर्य उदय हुआ, सूर्य कहाँ है, यहाँ पे। वास्तविक सूर्य कहाँ है, यहाँ पे वास्तविक सूर्य। फिर क्या हुआ, ये सूर्य उदय हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी किरणें चारों तरफ निकलेगी, ये किरण निकल रही है, फिर क्या होगा, ये वायुमंडल की परत से टकराएगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। मतलब किरण जानी कहाँ चाहिए थी, आगे की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, अपवर्तन के कारण यह दिशा में, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आंखों में ये किरण प्रवेश करती है। तो अब ये किरण प्रवेश करती है, वापिस उसको कहाँ लगेगा, सूर्य यहाँ पे। इसका मतलब सूर्य कौन सा है, आभासी सूर्य। वास्तविक सूर्य यहाँ पे था, यहाँ से प्रकाश निकल के वायुमंडल की परतों से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन से उसकी आंख में प्रवेश कर गया, तो उसे क्या हुआ, सूर्य दिखाई देने लग गया। तो हमें क्या हुआ, जब सूर्य उदय नहीं हुआ उससे पहले क्या हो गया, सूर्य उदय दिखाई देने लग गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हुआ, सूर्योदय से पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लग गया। ऐसी स्थिति में कैसे होता है, जैसे कुछ, जब सूर्य क्या होता है, अस्त होने लग जाता है। मान लो सूर्य अस्त होने पर यहाँ पे पहुंच गया, अस्त होने पर यहाँ पे पहुंच गया, अब डायरेक्ट यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्य की किरणें चारों तरफ निकलती है, अब इस प्रकाश का अपवर्तन होगा। वो मार्ग से कैसी होगी, यहाँ से जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने पर हमें क्या होगा, सूर्योदय दिखाई देगा। इसको पीछे की तरफ लेने पर हमें सूर्य यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे कोई सूर्य नहीं होता है। वास्तविक सूर्य कहाँ पे, वो अस्त हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। यह किससे दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर मुड़ जाती है। अब इसमें समय का अंतर कितना होता है, मात्र 2 मिनट का समय का अंतर होता है। मतलब हमें 2 मिनट पूर्व जो सूर्य दिखाई देता है वो वहाँ पे नहीं होता, लेकिन 2 मिनट पूर्व क्या होता है, हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और सूर्य अस्त हो चुका होता है, उसके 2 मिनट बाद भी अपन सूर्य को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारी वो किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु है टिंडल प्रभाव। इसमें क्या होता है, वायुमंडल की परतें होती है, वो अलग अलग, उसमें धूल के कण होते हैं, जल होता है, जलवाष्प होता है, धूल के बहुत सारे कण होते हैं, धुआं होता है। उसमें क्या होता है, ये सब अणु सम्मिलित होते हैं। तो जैसे कि मान लो अपन जंगल में जा रहे हो, वहाँ पे क्या हो, सभी और पेड़ों से ढका हुआ है पूरा वो क्षेत्र, तो फिर कुछ पत्तियों से वापस क्या होता है, जो छेद होता है उससे क्या, सूर्य की किरण अंदर प्रवेश करती है। तो अंदर प्रवेश करने पर क्या होती है, धूल मिट्टी ये सब क्या होता है, उसका मार्ग दिखाई देने लग जाता है। मतलब वो किरण का क्या होता है, पूरा मार्ग दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का क्या होता है, मार्ग दिखाई देने लग जाता है, जिसमें वो धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरण आई हुई होती है। तो इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव आपने बंद कमरों में भी देखा होगा, जब कमरा बिल्कुल बंद होता है, लेकिन कहीं छत से एक कोना या फिर एक छोटा सा छेद होता है, उससे प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है, उस प्रकाश किरण का पूरा मार्ग दिखाई देने लग जाता है। उसमें धूल के कण, मिट्टी के कण चमकते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश कैसा होता है, स्वच्छ होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है, फिर भी हमें दिन के समय कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसका कारण कैसे, मतलब क्या कारण है जो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए आइए इसके पीछे लॉजिक को समझते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अभी अपन ने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण में कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलके रंग से मिलकर बना होता है, जिसे कौन सा प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब क्या होता है, दिन के समय सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है, मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे कोई सूरज है, ठीक है, इससे किरण आ रही थी, ये हमारे वायुमंडल में
प्रवेश करती है। तो क्या होता है, सातों रंग मतलब श्वेत प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने पर क्या होता है, सातों रंग क्या होते हैं इसमें श्वेत प्रकाश में होते हैं। जब श्वेत किरण सूर्य से निकलती है तब क्या होता है, वो वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या होता है, इसमें जो नीला रंग होता है, मुख्य रूप से नीला रंग, नीला रंग क्या होता है, मार्ग में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। मतलब नीला रंग का सबसे अधिक मार्ग में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इससे आकाश का रंग कैसा हो दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब जो मार्ग में टकराकर फैल जाता है। जो वायुमंडल की परतें होती है इसमें क्या होता है, वायु के छोटे छोटे कण होते हैं, जलवाष्प, धुएं, वायु के कण होते हैं। इससे क्या होता है, नीला रंग टकरा के क्या हो जाता है, सब तरफ फैल जाता है, जिससे क्या होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय नीले रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो नीला रंग क्या होता है, सभी, तो नीला रंग क्या होता है, सब तरफ फैल जाता है, जिससे क्या होगा, हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब ये किस कारण होता है, इसको अपन देखते हैं। इसमें एक अगला पॉइंट है, सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। इसको और अपन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको दोनों को साथ में देखेंगे। मान लो कोई भी श्वेत किरण है, श्वेत किरण कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये 7 रंग कौन कौन से थे, विबग्योर, अभी अपन ने पढ़ा था, जिसको प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये रंग है विबग्योर। इसमें वी कौन सा है, बैंगनी, आई इंडिगो जामुनी, और ये ब्लू नीला, और ये अंत में है रेड लाल। इसमें क्या होता है, जो विबग्योर ये रंगों का क्रम होता है, इसमें क्या होता है, वी से आर की तरफ बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती जाती है। तरंग दैर्घ्य जिसे क्या कहते हैं, अपन लैम्बडा कहते हैं। कहने का मतलब जैसे वी की से आर की तरफ जा रहे हैं, तो वी मतलब तरंग दैर्घ्य ऐसी होती है, कुछ भी किरण चलने का मार्ग बताती है। मान लो वी ऐसा चलता है, उसके आगे जैसे आई है तो आई किससे होगा, थोड़ा ऐसे बड़ा चलेगा, और अंत में अपन आर से इसको डिनोट करेंगे, मतलब आर कैसा चलेगा, ऐसा चलेगा। मतलब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, जामुनी रंग की तरंग दैर्घ्य और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य इनकी क्या होती है, सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब तरंग दैर्घ्य जिसकी कम होगी तो वो किरण कैसी चलेगी, ऐसी चलेगी। अब ऐसी चलेगी तो मार्ग में क्या होगा, बहुत सारे कणों से टकरा कर क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं, क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला कैसे होता है। कहने का मतलब नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, बहुत कम होती है। नीला, बैंगनी और जामुनी की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, बहुत कम होती है, जिससे मार्ग में इनके कण क्या होते हैं, टकरा के फैल जाते हैं। मतलब प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसे स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब क्या होगा देखो, हमें अगला बिंदु दिया हुआ है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, देखो यहाँ पे चित्र द्वारा समझते हैं। ये सूर्य, दिन के समय सूर्य क्या है, ये सिर के ऊपर है, और शाम के सूर्य समय सूर्य क्या है, क्षैतिज के निकट है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है। पर इसमें वास्तविकता में मिलन तो कभी होता ही नहीं है, मतलब जो धरती और आसमान जहाँ मिलन होते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। सूर्य जब शाम के समय क्षितिज के निकट होता है तो कब तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ये निकल रहा है, ये वायुमंडल की परतों से देखो, दिन के समय तो इतनी सी दूरी तय कर रहा था, पर शाम के समय कितनी दूरी तय करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अब बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है क्योंकि ये विप्योर में क्या होते हैं, सूर्य के रंगों की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, कम होती है। तो क्या होता है, रास्ते में क्या हो जाते हैं, इनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन कह दो या फिर ये क्या कह सकते हैं, रास्ते में खत्म हो जाते हैं, मतलब ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से क्या होता है, ये सभी रास्तों में रुकावटों को पार करते हुए क्या हो जाती है, अंत तक हमारी आंखों में प्रवेश कर पाती है, जिससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब कहने का मतलब उसको मार्ग में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे सभी
अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लाल रंग की क्या होता है, हमारी आंखों तक प्रवेश कर पाता है। इसलिए हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसको एक ही डेफिनेशन में कैसे पढ़ेंगे, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शाम के समय या सुबह के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, तब सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की बहुत अधिक परतों से गुजरना पड़ता है। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, वह मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का क्या होता है, विचलन कम होता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अब इस अध्याय में हमारा यह बिंदु बाकी है। देखो एक और नोट दिया गया है कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं, केवल एक क्यों नहीं। हमें दो नेत्रों की जरूरत, दो आंखों की जरूरत क्यों पड़ती है। एक आंख से अपन क्या है जो दो आंख से नहीं देख सकते। देखो पहली बात क्या होता है, अपन एक आंख से जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 150 डिग्री का ही बनता है। लेकिन जो दोनों आंखों से कोण बनता है, ठीक है, दोनों को मिला के कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री का कोण बन जाता है। कहने का मतलब दोनों आंखों से क्या लाभ है, एक आंख होने से दोनों आंखों से क्या लाभ है, दोनों आंख होने पर अपन क्या कर सकते हैं, अधिक क्षेत्र को देख पाते हैं। और एक आंख से अपन क्या करते हैं, कम क्षेत्र को देख पाते हैं। और इसमें एक चीज बता रखी है कि दोनों आंखों से देखने पर क्या होगा, हमें किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसकी गहराई का भी अनुमान लगा सकते हैं। गहराई मतलब 3D में दिखेगी, दुनिया कैसी दिखेगी, 3D में। लेकिन दो आंखों से, एक आंख से क्या होगा, हम केवल उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई का ही अनुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें क्या होगा, दुनिया कैसी दिखेगी, 2D में दिखेगी। जैसे किताबों में कैसा होता है, कुछ भी चित्र होता है उस तरह से क्या दिखेगी, पूरी दुनिया ऐसी दिखेगी। यह एक आंख से दिखेगा। लेकिन दोनों से आंखों से क्या होगा, 3D में दुनिया दिखेगी। इसकी तीसरी विमा गहराई का भी पता चलेगा। अब इसमें देखो एक पॉइंट है, समझन क्षमता। समझन क्षमता वो होती है, मतलब आंखों की क्षमता कितनी है, यही बताने के लिए क्या होता है, समझन क्षमता होती है। देखो हमारे पास क्या किताब पड़ी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, इस किताब को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन कब किताब क्या थोड़ी दूर रख दें तो भी अपन आंखों से लोड, मतलब आंखों से इतनी मतलब पावर है, वापिस क्या कर सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब पहले भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना पे बन रहा था। अभी भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। क्यों बन रहा है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनने के कारण ही अपन वस्तु को देख पा रहे हैं। तो हमारे पास के पास क्या ये पावर होती है कि कैसे भी करे वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। तो इस पावर को क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। ये पावर कैसी होती है, फोकस करने पर आती है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, अभिनेत्र लेंस की, मतलब आंखों के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित कर लेती है। दूर रखी वस्तु की भी फोकस कहाँ करेगा, वो रेटिना पे करेगा, और पास रखी वस्तु का भी फोकस कहाँ करेगा, रेटिना पर करेगा। इसकी एक क्षमता होती है जिसे क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। और हमारा स्वस्थ मतलब आराम से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर के पास रखी कोई भी वस्तु हमें न्यूनतम ये साफ नहीं दिखाई देगी, दिखाई तो देगी लेकिन इससे क्या होगा, आंखों पे लोड पड़ेगा। कहने का मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद तो बस ये एक टॉपिक और रहा है जिसमें क्या है, ये आंख का चित्र दिया हुआ है, अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। इसमें क्या करना, 2-3 बार प्रैक्टिस, रफ कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करते रहना। ये पूरा आंख का चित्र दिखा गया है। ये पुतली है जिससे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। ये लास्ट में दृष्टि पटल मतलब क्या होता है, रेटिना, जिसपे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होता है, अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, थैंक यू।